नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 118 मोबाइल ऐप को बैन किया गया है। देश की सुरक्षा को लेकर के अहम फैसला किया गया। आईटी मंत्रालय की ओर से 118 चाइनीज ऐप बैन किए गए हैं। चीन पर सरकार की एक और सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69(1) के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता दें, 118 तरह के मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया गया है जो चाइनीज ऐप हैं। भारत सरकार की ओर से अब पबजी को भी बैन कर दिया गया है। इस बार 118 चीनी ऐप्स को बैन किया गया है। सरकार की तरफ से जारी की गई एक प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि ऐप भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। 118 ऐप्स में पबजी समेत कई पॉपुलर ऐप्स भी शामिल हैं। पबजी पर इससे पहले भी डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के सवाल उठ रहे थे। हालांकि हाल ही में कंपनी ने अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे। डेटा लोकलाइजेशन का जहां तक सवाल है, पबजी की तरफ से साफ किया गया था कि भारत का डेटा भारत में ही स्टोर किया जाता है। उन ऐप्स की हम बात करें जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उनमें 118 तरह के चाइनीज ऐप हैं जो प्रतिबंधित किए गए हैं भारत सरकार की ओर से। यह बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की ओर से 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है जिनमें पबजी गेम भी शामिल है। आईटी मंत्रालय ने 118 चाइनीज ऐप को बैन किया है। बड़ा फैसला केंद्र सरकार का। तो पबजी समेत सरकार ने 118 और जो ऐप हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया है और कहा गया कि ये भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 118 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, बड़ी जानकारी, इसमें पबजी भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। पबजी समेत 118 तरह के एप्लीकेशंस को प्रतिबंधित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से खबर है जहां पर कोरोना को लेकर के सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सचिवालय में बाहरी लोगों के लिए अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। सचिवालय के कर्मचारी, सांसद, विधायकों को ही प्रवेश मिलेगा। 2 घंटे के लिए मीडिया कर्मचारियों को भी यहां पर प्रवेश देने की बात की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री मिलेगी। तो बड़ा कदम राज्य सरकार की ओर से। सचिवालय में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। सिर्फ सचिवालय के कर्मचारी, अधिकारी और साथ ही साथ सांसद, विधायकों को प्रवेश मिलेगा। मीडिया के लिए भी कुछ घंटे के लिए प्रवेश की बात की गई है, जिसमें मीडिया कर्मी इस दौरान सचिवालय में जा सकेंगे 2 घंटे तक के लिए। बाहरी लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में अब सूबे के जो नागरिक हैं वो सचिवालय में अपने कामकाज को लेकर के नहीं आ पाएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए फैसला किया गया है। कोरोना लगातार खतरनाक तौर पर फैल रहा है। संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, क्या कुछ अहम फैसला सचिवालय को लेकर के किया गया है? देखिए, उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले फैसला लिया गया कि सचिवालय में अब बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। ये फैसला शासन की तरफ से लिया गया है। इस पर शासनादेश जारी हो चुका है। इसके साथ ही एक बड़ा फैसला यहाँ पर इस वक्त जो अब जानकारी हमारे पास आ रही है, ये भी फैसला लिया गया है कि सचिवालय में जो काम करने वाले तमाम कर्मचारी हैं उनका एंटीजन टेस्ट होगा, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी के साथ फैल रहे हैं। 20,000 से ज्यादा का ये आंकड़ा यहाँ पर अब पार कर चुका है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया है कि सचिवालय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का यहाँ पर
बार एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। ये पूरी जानकारी यहाँ पर हमें निकल कर आ रही है। इसके साथ ही सचिवालय परिसर के अंदर जो बाहरी व्यक्ति होंगे अब उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि अगर मीडिया की बात की जाए तो उनका भी यहाँ पर समय तय कर दिया गया है कि आप 3 बजे के बीच 3 से 5 बजे के बीच में ही सचिवालय में प्रवेश कर सकते हैं, वो भी पुख्ता जो कोरोना काल की जो नियम है उनको फॉलो करते हुए, सैनिटाइज करते हुए या मास्क का पालन करते हुए। तो एहतियात के तौर पर यह फैसला यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की बात की जाए तो उनके जो ओएसडी अभय रावत हैं जानकारी अनुसार वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को तीसरी बार आइसोलेशन होना पड़ा है। वो तीसरी बार यहाँ पर 3 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटीन पे चले गए हैं। तो उत्तराखंड में संक्रमण की जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और उसी को एहतियात में रखते हुए लगातार सरकार की तरफ से या शासन देश की तरफ से नए फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अनलॉक 4 की जो शुरुआत की बात की जाए वो जहाँ यहाँ पर होगा तो सरकार के लिए चुनौती यहाँ पर साफ तौर पर निकल कर आएगी कि जिस तरह से अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की नहीं, उत्तराखंड की सरकार जो राहत दे रही है, ऐसे में कोरोना संक्रमण के मामलों को कम करना या वो ना फैले, उसके लिए एक चुनौती यहाँ सरकार के आगे आने वाले दिनों में ये भी खड़ी होती हुई नजर आएगी। लेकिन रतन, इस दौरान क्या बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से निषेध किया गया है? बाकी के लोग कैसे आखिरकार प्रवेश कर पाएंगे? उनके लिए क्या कुछ एहतियात बरतने होंगे? देखिए, इस समय की अगर जानकारी की बात की जाए तो इस वक्त जो जानकारी मिली है बाहरी लोगों का जो प्रवेश है पूरी तरह से सचिवालय में यहाँ पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि एहतियात के तौर पे जानकारी अनुसार यही है कि जो कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसकी वजह से बाहरी लोगों पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि सचिवालय के अंदर सिर्फ सचिवालय में काम करने वाले ही कर्मचारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, बाहरी व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा तो शायद ही सचिवालय के बाहर जो भी उनके कार्य होंगे उसको बाहर से ही वहाँ पर दूर कर दिया जाएगा। ये सचिवालय के कर्मचारी उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी या उनकी कोई होगी, उनकी कोई चिट्ठी पत्र जो भी होगा उसको इस सचिवालय के अंदर प्रवेश करके अंदर ले जाते हुए आला अधिकारी या विभागों में या अनुभागों में ले जाएगा, वो भी पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद। तो एहतियात यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि सचिवालय वो महत्वपूर्ण महकमा है। राज्य के बड़े नौकरशाहों की बात की जाए वहां पर मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की लगातार बैठक वहां पर होती रहती है, तमाम मंत्री वहां पर बैठक करते रहते हैं, तो ऐसे में पूरा अमली जामा वहां पर बैठता है। इसके साथ ही 23 तारीख से अगर हम बात की जाए तो उत्तराखंड का सत्र भी यहाँ पर आरंभ होना है। तो एहतियात यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के जो मामले वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा मामले यहाँ पर बढ़ चुके हैं। हालांकि राहत की बात है कि 13,000 लोग लगभग ठीक भी हो चुके हैं, 6,000 से मामला ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आने वाले 10 दिनों के भीतर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण का जो मामला है ये आने वाले दिनों में 25,000 से आगे की संख्या को क्रॉस कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रतन तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर से होम क्वारंटीन हो गए हैं। आपको बता दें कि दूसरी बार 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री होम क्वारंटीन हुए हैं। उनके ओएसडी अभय सिंह रावत कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। कैबिनेट की बैठक को भी स्थगित किया गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से सीएम कार्यालय में 5 कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं। हालात किस तरह से भयावहता से दो चार हो रहे हैं, ये आप देखिए कि कैसे संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी कोरोना का संकट छाया हुआ है। सीएम एक बार फिर से होम क्वारंटीन हो गए हैं। अब कैबिनेट की बैठक को स्थगित किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के बड़ी जानकारी है कि वे होम क्वारंटीन हो गए 3 दिनों के लिए। मुख्यमंत्री उधर हल्द्वानी में बंशीधर भगत के 6 परिजन कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बंशीधर भगत के परिजनों समेत 12 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। बंशीधर भगत की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये सैंपल लिए गए थे। संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। इस वक्त बंशीधर भगत की रिपोर्ट कोरोना से पॉजिटिव आई थी और इसके बाद ये सैंपल लिए गए थे, जहां पर कुछ और लोगों के भी पॉजिटिव पाए जाने की खबर है। बंशीधर भगत के 6 परिजन कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और इसी को देखते हुए जहां से संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन पर उनको बनाया गया है। उधर मसूरी गोलीकांड की 26वीं बरसी के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, नमन किया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती का यह कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों को 20 साल बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। ये तस्वीरें हैं उस वक्त के आंदोलनकारियों की जो शहीद हुए। कुकरेती ने यह भी कहा कि हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार को चाहिए कि एक पैनल का गठन करें, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। तो शहीद स्मारक पर आज काफी संख्या में लोग पहुंचे। 26वीं बरसी के मौके पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। सभी शहीदों को नमन किया गया।
चलिए बड़ी खबर हम आपको बता दें, मसूरी गोलीकांड की 26वीं बरसी के मौके पर शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दो अलग अलग तस्वीरें देहरादून और मसूरी की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य आंदोलनकारियों के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया। मसूरी गोलीकांड की 26वीं बरसी और शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनीतिक और सामाजिक संगठन यहाँ पर हर साल श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। 2 सितंबर 1994 की घटना है, जब ये आंदोलनकारी जुलूस निकाल रहे थे और इसी दौरान इन पर गोली बरसाई गई थी, जहां कई लोग शहीद हुए थे। आज ये 26वीं बरसी है। उत्तराखंड में इस मौके पर उन तमाम शहीदों को याद किया जा रहा है। उधर मसूरी में पिछले 3 दिनों से बंद पड़े मसूरी देहरादून मार्ग को आखिरकार काफी मशक्कत के बाद खोल दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से 4 जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए मलबे और पत्थरों को हटाकर मार्ग को खोला गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी लगातार पहाड़ से पत्थर और मलबा गिर रहे हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो एक बार फिर से ये मार्ग बंद हो सकता है। फिलहाल मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मसूरी देहरादून मार्ग की। काफ़ी पिछले जो हम बता रहे थे कि पिछले 3 दिन से मार्ग पूरी तरह से बंद था। लगातार लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी संख्या में मलबा यहाँ पर आ गया था। जो बड़े पत्थर हैं, छोटे पत्थर हैं, बोल्डर जिन्हें कहा जाता है, वो भी लगातार गिर रहे थे और इस लिहाज से लगातार कोशिश की जा रही थी कैसे आखिर इस मार्ग को खोला जाए। उधर काशीपुर में नगर निगम में जीरो वेस्ट कर्मचारियों का पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी आक्रोशित हैं। इन कर्मचारियों का पिछले 2 दिन से प्रदर्शन लगातार चला रहा था, जो तीसरे दिन भी जारी रहा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है काशीपुर की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम काशीपुर के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। इस दौरान आक्रोशित कर्मचारियों का यह आरोप है कि पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन करने के दौरान कोई भी निगम का अधिकारी या कर्मचारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। जीरो वेस्ट इन कॉरपोरेशन के सुपरवाइजर के मुताबिक सभी कर्मचारियों के 3 महीने का वेतन रुका हुआ है। उन्होंने नगर निगम काशीपुर से अपील करते हुए कहा कि उनकी कंपनी जीरो वेस्ट इन कॉरपोरेशन का पेमेंट करें, जिससे हम अपने काम को सुचारू रूप से चलाएं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनका रुका हुआ वेतन नहीं मिलेगा तब तक कोई काम नहीं होगा और वेस्ट मटेरियल नहीं उठने से जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी पलीता लग रहा है। प्रधानमंत्री की मंशा के खिलाफ यहाँ पर इन सफाई कर्मचारियों को पेमेंट नहीं किया जा रहा। जीरो वेस्ट कर्मचारी जो कचरा संग्रहण का काम में लगातार लगे हुए थे, उनके पेमेंट नहीं होने से अब ये काम ठप हो गया है। कचरे की जगह जगह स्थितियां बदहाल हालत में देख सकते हैं। काशीपुर की स्थितियां खराब होती जा रही हैं। उधर रामनगर आने जाने वाली 2 ट्रेनों को बंद करने का आदेश देखकर रामनगर के लोगों में काफी आक्रोश है और आक्रोशित लोगों ने धरना दिया। प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि अगर ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन होगा। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से रामनगर मुरादाबाद और रामनगर हरिद्वार 2 ट्रेनों को स्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी निर्माण मंच ने इन ट्रेनों के बंद किए जाने का विरोध किया है। ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन पर धरना दिया गया। आंदोलनकारियों ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने आमदनी शून्य दिखाकर ट्रेनों को बंद करने का जो षड्यंत्र किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने पहले लोगों से वादा किया था कि यहाँ पर लोगों को ट्रेनों की व्यवस्था सुचारू तरीके से दी जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ है। 2 ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। उधर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में फीस माफी को लेकर के पार्षदों और अभिभावकों का अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है। अनशन पर बैठे लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाई और सरकार को जगाना चाहा। स्थानीय पार्षद और अभिभावकों की ओर से लगातार किए जा रहे आंदोलन में सभी की एक सूत्री मांग है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक हालात बद से बदतर हो गए हैं, लिहाजा अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा करवाने में भारी परेशानी है। सरकार को तत्काल बच्चों की फीस माफ करनी चाहिए। अगर सरकार ने फीस माफी के विषय में कोई कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और यहाँ पर तख्तियाँ लेकर के आप देखिए किस तरह से भैंस के आगे बीन बजाकर यह प्रदर्शन किया गया। उधर लालकुआं आबादी के बीच में स्टोन क्रेशर प्लांट लगाने से नाराज बजरी कंपनी के स्थानीय लोगों ने तहसील पहुंचकर स्टोन क्रेशर लगाने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आबादी वाले क्षेत्र में स्टोन क्रेशर नियमों को ताक पर रखकर खोला जा रहा है, जबकि क्रेशर के आसपास 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल इत्यादि भी हैं।
और ऐसे में यहाँ पर क्रशर खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पूरे क्षेत्र के लोग चरणबद्ध तरीके से 1 सप्ताह के बाद लालकुआं की तहसील में क्रमिक अनशन और आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उधर काशीपुर में बीते 6 अगस्त को दलित समाज की महिला और उसके साथी के साथ विजय मल्होत्रा नाम के एक व्यक्ति द्वारा मारपीट करने के बाद 7 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं होने से और कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए दलित समाज के लोगों ने सीओ काशीपुर से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई और आरोपी विजय मल्होत्रा की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। भारत और चीन सीमा पर तनाव लगातार बरकरार है। लद्दाख में तनाव के बीच उत्तराखंड सीमा पर भी हलचल देखने को मिली है। फाइल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से भेजी गई अतिरिक्त कंपनियां आईटीबीपी और एसएसबी को यहां पर अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के कालापानी इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। दिल्ली से अतिरिक्त कंपनियां यहां पर भेजी गई हैं। सीमा पर लगातार बढ़ता तनाव। और इसी दौरान आईटीबीपी के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है। कठिन हालातों में भी एक शव को परिजनों तक आईटीबीपी के जवानों ने अथक मेहनत से पहुंचाया। करीब 8 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी दुर्गम पहाड़ों और जंगलों से होते हुए तय की गई। इन जवानों के हौसले और मानवीय मिसाल की देश भर में तारीफ हो रही है। पिथौरागढ़ की तस्वीर है। उधर रामनगर के इलाके में एक बाघिन से लोग दहशत में हैं। बाघिन की तलाश में गश्त बढ़ा दी गई है। टेढ़ा इलाके में 2 बच्चों के साथ ये बाघिन घूम रही है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। फोटोग्राफर ने बाघिन को कैमरे में कैद किया, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यटकों की आवाजाही इलाके में रोक दी गई है। जानवरों को शिकार ये बाघिन बना रही है। तो टेढ़ा के इलाके में अपने 2 बच्चों के साथ बाघिन के घूमने और उसके मूवमेंट को लेकर जानकारी है। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। हिंदू रीति रिवाजों में पितृपक्ष का धार्मिक लिहाज से अपना महत्व है। इन दिनों लोग अपने कथित तौर पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करने से लोगों का मानना है कि पितर तृप्त होते हैं। पितर तृप्त होते हैं तो अपने जनों को आशीर्वाद देते हैं। कुल 16 श्राद्ध होते हैं। इस बार पूर्णिमा 2 श्राद्ध 2 सितंबर को और सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध 17 सितंबर को है। इसे लेकर के लोग अपने अपने तरीके से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। उधम सिंह नगर पुलिस बाजपुर तहसील के लाखेड़ा में पुलिस को एक युवक को फर्जी तरीके से जेल भेजना इतना महंगा पड़ गया कि अब पुलिस पर सीबीआई का शिकंजा ही कस गया है। दरअसल सीबीआई ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। केलाखेड़ा थाना इलाके में 28 जुलाई को पंडित जी ढाबा की घटना पुलिस को भारी पड़ गई। हाईकोर्ट के दखल के बाद पंडित ढाबा की इस घटना को लेकर सीबीआई ने मामले में बेरिया दौलत के तत्कालीन चौकी इंचार्ज 3 सिपाही और 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में जरूरी साक्ष्यों को भी जमा किया है। केलाखेड़ा थाना इलाके की बेरिया दौलत में पंडित ढाबा के संचालक से चरस बरामद होने का मामला चर्चाओं में रहा। इस प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस समेत अन्य साक्ष्यों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये एक किलाखेड़ा के पास एक पंडित ढाबा है जो कि हाईवे पर है। इसमें पुलिस वालों ने एक मुकदमा बनाया है एनडीपीएस एक्ट का, जिसमें 97 ग्राम चरस दिखाई इसके मालिक के ऊपर, अजय शर्मा के ऊपर। और जिस दिन मुकदमा हुआ उसके अगले दिन इसका बड़ा भाई अजय शर्मा विपिन शर्मा वो मेरे पास आया और उसने कहा कि ये सारा सीसीटीवी फुटेज में कवर्ड है। तो सीसीटीवी फुटेज के साथ हमने रिट फाइल करी और कोर्ट से कहा कि इसमें दखल किया जाए। तो कोर्ट ने सुओ मोटो सीबीआई को पार्टी बनाया, एसएसपी उधम सिंह को भी बुलाया और मैटर 2 बजे के लिए रखा। और 2 बजे की हियरिंग करने के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दी सीबीआई को कि वो इसमें जांच सौंपे। सीबीआई की जांच में ये आया कि ऐसा प्रेमा फेसाई प्रतीत होता है कि ये मुकदमा झूठा है और उसमें कुछ सेक्शंस के अंदर।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पौड़ी प्रशासन ने पाबो ब्लॉक के मुख्य बाजार को बंद कर दिया है। पौड़ी बाजार में एक व्यापारी कोरोना से पॉजिटिव पाया गया था। व्यापारी के संपर्क में आने से दूसरे व्यापारी भी कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बंद किया गया है। 2 दिन के लिए इस कार्यालय को बंद किया गया। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 150 से ज्यादा होती दिख रही है। 3500 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। श्रीनगर में भी हम लोग अपनी सैंपलिंग बढ़ा रहे हैं, उस पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं हम लोग, और शहर को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने की नौबत आने वाली है। इससे काफ़ी एक्चुअली में सीएमओ ऑफिस में जो एंटीजन जो टेस्ट होता है उससे हमारे 2 जो कर्मचारी हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उनको अभी हमने क्वारंटाइन में कर दिया है यहाँ पे GMBN गेस्ट हाउस में, और बाकी सीएमओ ऑफिस फ़िलहाल फ्यूमिगेट करके 2 दिन के लिए हमने बंद किया है। और पाबो में एक्चुअली में हमने एक पूल सैम्पलिंग करवाई थी जिसमें तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।